63 सीट नरेंद्र मोदी की कम हो गई, बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। पहले दिन उनके घटक जल जेडीयू ने कहा अग्निवीर जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए, टीडीपी ने कहा हम डंके की चोट पर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे, वो कह रहे हैं बार बार पेगासस की जांच हो। राजभर जी जाकर, जो उनके घटक दल है यूपी में, हर जगह जाके कह रहे हैं मोदी और योगी की वजह से हार गए। अरे घटक दलों को 2 मिनट छोड़ दीजिए, जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, जो सैद्धांतिक विचारधारा से जिसकी नाड़ी जुड़ी हुई है, आरएसएस पाठ पढ़ा रही है कि विरोधियों को प्रतिपक्ष में अपना दुश्मन मत समझिए। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपके अभिमान के चलते भगवान राम ने आपको 200 के ऊपर कुछ सीटों पर रोक दिया। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, उसका त्वरित फैसला होना चाहिए। तो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं, वो एक पिक्चर है, अंदर जो अंतर विरोध है वो दूसरा है। आप लोगों से क्या छुपा है? आप लोग तो सब जानते हैं, छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं, आप जानते हैं किस तरह की तलवारें थनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया, वो उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है कि द इशू विद इन द बीजेपी इज ब्रूइंग। तो ये सारे जब ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें दिखता है कि मजबूर सरकार है, हर जगह खींची जाएगी। मैं तो डंके की चोट पर हर बार एक सवाल पूछती हूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में इतना गलत वक्तव्य दिया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग किया और एक ऐसे झूठ पर किया जिसको वो लगातार प्रचारित कर रहे थे। अब हिम्मत है कि बुलाएं चंद्रबाबू नायडू को और कहें आप मुजरा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सरकार जो है वो बहुत आशंका में है, सरकार विरोधाभास से घिरी हुई है, अंतरकलह मचा हुआ है और हम मूक दर्शक बन के नहीं देख रहे हैं, बस ये आपको बताना चाहती हूं। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा एक पर्टिकुलर महिला को लेकर। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश ऑलरेडी कर रही है। जो मामला सुरक्षा एजेंसीज के पास है, दिल्ली पुलिस देख रही है, उसमें नहीं लगता कि हमें कोई इंटरफेरेंस अभी करने की जरूरत है। एक पार्टी का आंतरिक मामला है और अब उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए। Supriya ma'am, one question on the EVMs, because now the FIR copy has, we have accessed that FIR copy, and I would like to quote what is being mentioned in that particular copy, as it has stated that Mangesh Pandilkar, who is an alleged kin of the candidate of Shiv Sena, he had used a mobile phone within the counting center, which was of the Encore operator, of who is the EC official, and for that reason, many of the leaders within Maharashtra Congress as well as Sharad Pawar's NCP, they are demanding that even the CCTV footages should also be checked. So what's the official stand of the Congress party regarding this? The official stand of the Congress party is that the EVM is a black box. Nobody knows what's happening there. Some of the biggest tech titans in the world have now on record said that anything can be hacked. We are not going to keep quiet on the EVM because we have defeated the BJP. We believe that in a democracy like India, if even one voter has a doubt on his or her vote, we need to address that concern. And we will take this discussion, we will take these discrepancies, we will take this discussion to its very, very logical end. That's our stand. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या हम अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगते हैं। बिल्कुल बिना संशय के, बिना पलक झपकाए अश्विनी वैष्णव जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री के पद पर बने रहने की कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। असलियत यह है कि अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों की नाक के नीचे रेल असुरक्षित होती जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि पिछले साल बालासोर से इस बार पश्चिम बंगाल में हुए हादसे के दौरान एग्जैक्टली एक साल, 2 जून 2023 को बालासोर में भीषण हादसा हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में एक साल इस मंत्री ने रील बनाने के बजाय, कवच का जुमला पहनाने के बजाय क्या काम किया, यह मैं जानना चाहती हूं।
2 ट्रेनों लेकर दिखा रहे थे, ट्रेन को सुरक्षित करने के लिए क्या काम किया? कैसे लोगों को यह विश्वास होगा कि रेल सुरक्षित है? और ऐसे व्यक्ति का अपने पद पर बने रहना हम सबके लिए आपत्तिजनक बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असलियत यह है कि जिस मंत्री को अपने पद से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उस मंत्री को पदोन्नति दी जा रही है और तेजी से बर्बाद करिए रेलवे। असलियत यह है कि उनको अब एक आईएनबी का भी चार्ज दिया गया है। अभी आपने कम बर्बादी करी है रेलवे की, अभी और करिएगा। सुप्रिया जी, जिस कवच की आप बात करें, 2012 में जब आपकी सरकार थी, इससे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। उस समय यह तय किया गया 7,000 किलोमीटर प्रति वर्ष इससे इसको लेस किया जाएगा, लेकिन इतने वर्ष के बावजूद भारत में जो लगभग 1,15,000 किलोमीटर रेल मार्ग है, मात्र 1,500 किलोमीटर इसकी जद में आए हैं। वहीं अगर इंजनों की बात करें तो लगभग 15,000 रेलवे के इंजन भारत में हैं और अब तक मात्र 139 इंजन को कवच से लेस किया गया है। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूं, कवच का झुंझुना मत दीजिए देश को, इस देश को सुरक्षा का कवच दीजिए। सवाल इस बात का है। जी नमस्कार, इनको माइक दे दीजिए। मेरा सवाल थोड़ा सा इससे हटकर है। अगर रेल पे कोई और सवाल हो तो उसके बाद आपका ले लेंगे। रेलवे पे कोई और सवाल है क्या? एक सवाल मेरा है सुप्रिया जी। पहले मोदी सरकार आने से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था और आम बजट अलग होता था। जब से रेल बजट को आम बजट के अंदर रखा गया है, तो रेलवे के ऊपर फोकस और रेलवे के ऊपर संसद के भीतर जिस तरह से चर्चा होती थी और रेल मंत्री जवाब देते थे, वो पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिला है। विपक्ष लगातार रेलवे को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहता है। आप लोगों की क्या राय है कि अब मोदी 3.0 में या एनडीए 3.0 में क्या आप लोग ये मांग रखेंगे कि जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं, रेलवे के बजट को और रेलवे पे चर्चा संसद के भीतर अलग से किया जाए? सबसे पहले तो मोदी 3.0 जैसी कोई चीज नहीं है। एनडी अलायंस है 3.0, उसको आप कह सकते हैं। 63 सीटें हार के जबरन अब आप कुर्सी से चिपक कर फेविकोल से प्रधानमंत्री बन जाइए तो अलग बात है, खींचतान मची हुई है, आप देख ही रहे। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा रेल बजट को लेकर। मेरा अपना मानना है, सरकार का हर काम, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर फैसला उसकी प्राथमिकता को दिखाता है। जिस दिन आपने रेलवे बजट को मेन बजट में अलाइन कर दिया, उस दिन आपने दिखा दिया कि रेलवे आपकी प्राथमिकता नहीं है। वो एक आवागमन का साधन जिससे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनता चलती है, जो करोड़ों लोगों को रोज प्रतिदिन एक जगह से दूसरी जगह जो आवागमन का साधन पहुंचा रहा है, वो आपकी प्राथमिकता नहीं है। और तभी आपने उस बजट को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद जवाबदेही खत्म हो गई। मुझे याद है, इस सरकार के बनने से पहले रेल मंत्रालय बड़ा कविटेड मंत्रालय होता था, घटक दल उसकी बड़ी मांग करते थे, और जब हमने सरकारें चलाई तो बड़ा दबाव रहता था कि यह मंत्रालय हमें चाहिए। आज ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की प्राथमिकता नहीं है। आज रेल मंत्री आईटी और इलेक्ट्रॉनिक के भी मंत्री बने हुए हैं, आईएनबी के भी बने हुए हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी भी बने हुए हैं। तो भैया वो रेलवे कब देखेंगे? तो ये सरकार की प्राथमिकता, ये सरकार की रेल के प्रति जवाबदेही, ये लोगों की सुरक्षा, लोगों के आवागमन के साधन की प्राथमिकता सरकार की दिखाता है। सुप्रिया जी, मेरा सवाल है कि एनडीए की सरकार बनी है, लोकसभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, स्पीकर को लेके लगातार बैठकें एनडीए की चल रही हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहा है? ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा। नहीं सुप्रिया जी, उसमें सवाल ये भी है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, कि डिप्टी स्पीकर